नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक या शैक्षिक उद्देश्य। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर ब्लूम ने अनुदेशनात्मक या शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है या 3 पक्षों में बांटा है। तो पहला पक्ष है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा पक्ष है भावात्मक उद्देश्य और तीसरा पक्ष है क्रियात्मक उद्देश्य। मित्रों, ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित ट्रिक इस प्रकार है। ज्ञान बोध प्रविष्ट मूल्यांकन, अर्थात ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला और निम्न स्तर का चरण ज्ञान है, उसके ऊपर का स्तर बोध है, बोध से ऊपर का स्तर प्रयोग या अनुप्रयोग है तथा प्रयोग से ऊपर का स्तर विश्लेषण है और विश्लेषण से ऊपर का स्तर संश्लेषण है और सबसे अंतिम और उच्च स्तर मूल्यांकन है। तो मित्रों, आइए हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। नोट में देखते हैं, पहला पॉइंट है ज्ञान। तो मित्रों, हम लोग जानते हैं कि इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी को हम ज्ञान कहते हैं, अर्थात 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है उसी को हम ज्ञान कहते हैं। तो नोट नंबर 1 देखते हैं। ज्ञान से तात्पर्य विशिष्ट तत्वों, सर्वमान्य विधियों, प्रक्रियाओं, पहलुओं, संरचनाओं, वर्गीकरण, सिद्धांतों के सामान्यीकरण आदि के प्रत्यास्मरण तथा पहचानने से है। तो मित्रों, ज्ञान का अर्थ हम लोग समझ गए। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। बोध के अंतर्गत मुख्य रूप से छात्र के अनुवाद, व्याख्या तथा उल्लेख संबंधी व्यवहार वर्गीकृत किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है अनुप्रयोग या प्रयोग के अंतर्गत सामान्य विचारों, प्रक्रिया के नियमों, सिद्धांतों, विधियों आदि का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने संबंधी व्यवहारों को वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात इसमें व्यवहारों को वर्गीकृत किया जाता है प्रयोग में। अगला पॉइंट है मित्रों, विश्लेषण के अंतर्गत संप्रेषण में निहित तत्वों को विभाजित किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है तथा उनके संबंध में निर्णय प्रदान किया जाता है। अर्थात विश्लेषण में जब हम कोई भी अध्ययन करते हैं तो उसको छोटे छोटे भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर तुलना की जाती है और उनमें उनके संबंध में निर्णय प्रदान किया जाता है। 5वां पॉइंट है संश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न पदों या भागों या खंडों को इस प्रकार से मिश्रित कर व्यवस्थित कर दिया जाता है कि वो एक समग्र बन सके, अर्थात एक समूची वस्तु बन सके। अंतिम पॉइंट है मित्रों, मूल्यांकन के अंतर्गत किसी उद्देश्य में प्रयुक्त होने वाली विषय वस्तु तथा विधियों के मूल्य का मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूप से निर्णय किया जाता है। फिर उसकी उपादेयता एवं उपयोगिता के संबंध में यह बताया जाता है कि वह किस सीमा तक संतोषजनक है। अर्थात मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, व्यक्ति का या विषय वस्तु का मात्रात्मक मतलब मात्रा के आधार पर, गुणात्मक मतलब गुणों के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर मूल्यों का अंकन करते हैं। और नोट में देखते हैं मित्रों कि लॉरेंस एंडरसन द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्य का संशोधित पक्ष सन 2001 ईस्वी में दिया गया था। इसमें सबसे निम्न स्तर है याद करना, सबसे निम्न स्तर है याद करना और सबसे उच्च स्तर है सृजन करना। इसको फिर से देख लेते हैं मित्रों। लॉरेंस एंडरसन द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्य का संशोधित पक्ष सन 2001 ईस्वी में दिया गया था। इसमें सबसे निम्न स्तर है याद करना, निम्न स्तर से या याद करना स्तर के ऊपर का स्तर है समझना, फिर समझना से ऊपर का चरण है प्रयोग में लाना और प्रयोग में लाना से ऊपर का चरण है विश्लेषित करना, विश्लेषित करने से ऊपर का चरण है संश्लेषित करना और अंतिम और उच्च स्तर है सृजन करना। तो मित्रों, यह था
ब्लूम का ज्ञानात्मक उद्देश्य के चरणों का वर्णन। तो इसको अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ज्ञान से आशय है इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी को हम ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान का जब हमारे ऊपर अस्थायी प्रभाव पड़ता है तो बोध हो जाता है, और बोध जब हो जाता है तो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, और प्रयोग विश्लेषण के आधार पे करते हैं, अर्थात खंड खंड में बांट के अध्ययन करते हैं। और विश्लेषण से यदि काम नहीं चल पा रहा है तो संश्लेषण के माध्यम से प्रयोग करेंगे। तो संश्लेषण का अर्थ होता है निर्माण करना, और जो सबसे उच्च स्तर है वह है मूल्यांकन। इसमें व्यक्ति का या विषय वस्तु का समग्र अध्ययन किया जाता है गुण दोष के आधार पर, और मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों गुणों के आधार पर। अगला वर्णन है मित्रों, अगले पक्ष का वर्णन है भावात्मक उद्देश्य। ब्लूम का भावात्मक उद्देश्य। तो मित्रों, भावात्मक उद्देश्य का ट्रिक है आग अनुमूस संचारी। आग्रहण पहला चरण है, आग्रहण जो निम्न स्तर का चरण है, आग्रहण से ऊपर का स्तर है अनुक्रिया या रिस्पॉन्डिंग। अनुक्रिया से ऊपर का स्तर है मूल्य आंकना या अनुमूल्यन। अनुमूल्यन से ऊपर का स्तर है संप्रत्यय निर्माण, और संप्रत्यय निर्माण से ऊपर का स्तर है संगठन या व्यवस्थापन, और व्यवस्थापन से ऊपर का स्तर है और सबसे उच्च स्तर है चारित्रीकरण। तो मित्रों, आइए मोस्ट पॉइंट देख लेते हैं कि 1964 में क्राथवाल, ब्लूम, मार्सिया द्वारा भावात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। और यहीं पे बाएं तरफ देख लेते हैं कि 1956 ईस्वी में ब्लूम द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। तो आइए मित्रों, भावात्मक उद्देश्य के चरणों की व्याख्या देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है नोट में, नोट नंबर 1, आग्रहण के अंतर्गत सूचना ग्रहण करना, स्वीकार करना, प्रत्यक्षीकरण करना, पसंद करना, चयन करना, समझना, पहचानना आदि क्रियाएं आती हैं। दूसरा पॉइंट है आग्रहण का मतलब होता है रिसीविंग। किसी चीज को हम कैसे ग्रहण करते हैं, तो जब तक हमारी रुचि नहीं होगी तब तक हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है प्रतिक्रिया के अंतर्गत छात्र बाहरी उद्दीपक के प्रति क्रियाशील हो जाता है। अर्थात व्यक्ति जब तक कोई उद्दीपक नहीं देखेगा तब तक उसमें उत्तेजना नहीं पैदा होगी, और जब उत्तेजना पैदा होगी तो वह प्रतिक्रिया करेगा। तीसरा पॉइंट है अनुमूल्यन या मूल्यांकन। अनुमूल्यन के अंतर्गत छात्र किसी वस्तु, घटना अथवा व्यवहार के गुण, कामा श्रेष्ठता अथवा मूल्य के संबंध में स्वयं ही भाव प्रकट करता है। अर्थात व्यक्ति एक तरीके का क्या करता है, खुद ही मूल्यांकन कर लेता है या मूल्य आंक लेता है, या एक तरीके का आप कह सकते हैं आकलन कर लेता है किसी विषय वस्तु के संदर्भ में। अगला पॉइंट है अवधारण। अवधारण या संप्रत्यय निर्माण। अवधारण के अंतर्गत एक से अधिक मूल्यों के मध्य पारस्परिक संबंध क्या है तथा उसके मध्य कौन सी भिन्नताएं हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात अवधारण के अंतर्गत हमारे अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर संप्रत्यय का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, अगला पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट, व्यवस्थापन के अंतर्गत व्यवस्थित करना, कामा संबंध स्थापित करना, सह संबंध स्थापित करना, निर्णय करना, निश्चित करना, बनाना, संश्लेषण करना, स्पष्ट करना, तुलना करना आदि क्रियाएं आती हैं। तो मित्रों, व्यवस्थापन या संगठन, इसके अंतर्गत एक से अधिक मूल्यों, व्यवस्थापन के अंतर्गत व्यवस्थित करना, संबंध स्थापित करना, सहसंबंध स्थापित करना, निर्णय करना, निश्चित करना, बनाना, संश्लेषण करना, स्पष्ट करना, तुलना करना आदि क्रियाएं आती हैं। ठीक है मित्रों, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उसका वर्णन पांचवें पॉइंट में किया गया है। अगला पॉइंट है
और अंतिम सबसे उच्च स्तर का वर्णन है, अर्थात भावात्मक उद्देश्य में सबसे उच्च स्तर है चारित्रीकरण। तो चारित्रीकरण के माध्यम से बालक में एक विशिष्ट जीवन शैली, विश्वास, अभिवृत्तियों एवं रुचियों का संगठन होता है। ठीक है मित्रों, चरित्र निर्माण व्यक्ति का तभी होता है जब बालक में एक विशिष्ट जीवन शैली होती है, उसका विश्वास प्रबल होता है, उसकी कुछ विषय वस्तुओं के संबंध में अपनी अभिव्यक्ति होती है और रुचियों का संगठन होता है बालक के पास। तो चरित्रीकरण के माध्यम से बालक में एक विशिष्ट जीवन शैली, विश्वास, अभिवृत्तियां एवं रुचियों का संगठन होता है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का जो अंतिम पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष या क्रियात्मक उद्देश्य, इसका ट्रिक इस प्रकार है। क्रियात्मक उद्देश्य का ट्रिक इस प्रकार है। यूपीएनएसएस आदत 1969 में सिम्पसन द्वारा क्रियात्मक उद्देश्य को प्रस्तुत किया गया। तो क्रियात्मक उद्देश्य के 6 प्रमुख चरण हैं, जिसमें सबसे निम्न स्तर का चरण है उत्तेजन और सबसे उच्च स्तर का चरण है आदत निर्माण। तो इसमें पहला चरण है उत्तेजन, जो निम्न स्तर का चरण है। उत्तेजन से ऊपर का स्तर है प्रचरण या कार्यवाही, प्रचरण से ऊपर का स्तर है नियंत्रण और नियंत्रण से ऊपर का स्तर है समन्वय, समन्वय से ऊपर का स्तर है स्वाभाविकरण और स्वाभाविकरण से ऊपर का स्तर है आदत निर्माण। और आदत निर्माण सबसे उच्च स्तर है क्रियात्मक उद्देश्य के चरणों में। तो नोट में व्याख्या देख लेते हैं। पहला पॉइंट, उत्तेजन के अंतर्गत घटनाओं, कामा वस्तुओं, कार्य के प्रति उत्तेजना लाई जाती है, जिससे कि छात्र किसी क्रिया का अनुसरण कर सके। इस प्रकार के व्यवहार के लिए रुचि का होना आवश्यक है। अर्थात व्यक्ति में उत्तेजना कब आएगी? जब वह किसी उद्दीपक को देखेगा, और अगर व्यक्ति को उद्दीपक में रुचि नहीं होगी तो उत्तेजना भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे सीधे सीधे कहा गया, उत्तेजन के अंतर्गत घटनाओं, वस्तुओं, कार्य के प्रति उत्तेजना लाई जाती है, जिससे कि छात्र किसी क्रिया का अनुसरण कर सके। इस प्रकार के व्यवहार के लिए रुचि का होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है प्रचरण। प्रचरण या कार्यवाही के अंतर्गत उत्तेजना मिलने पर छात्र कोई एक गत्यात्मक क्रिया करता है। गत्यात्मक का मतलब होता है मांसपेशी क्रिया, मांसपेशियों द्वारा की जाने वाली क्रिया। फिर से सुने मित्रों, प्रचरण के अंतर्गत उत्तेजना मिलने पर छात्र कोई एक गत्यात्मक क्रिया करता है। यहाँ वह विभिन्न मांसपेशी गतियों में विभेदन करता है, साथ साथ अपने लिए उपयुक्त क्रियाओं का चुनाव भी करता है। तो अगला पॉइंट है मित्रों, नियंत्रण। नियंत्रण या कंट्रोल। नियंत्रण के अंतर्गत छात्र अपने द्वारा कृत कार्य को दोबारा करने में उस कार्य की शुद्धता, अनुपात तथा सही होने का ध्यान रखता है। अर्थात व्यक्ति का अपने कृत कार्यों पर कितना नियंत्रण है, इस बात की चर्चा की गई है। फिर से देखिए मित्रों, नियंत्रण के अंतर्गत छात्र अपने द्वारा कृत कार्य को दोबारा करने में उस कार्य की शुद्धता, अनुपात तथा सही होने का ध्यान रखता है। अगला पॉइंट मित्रों, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन। सामंजस्य के अंतर्गत छात्र विभिन्न गतीय क्रियाओं के मध्य सामंजस्य, क्रम, एक रूपता बनाए रखता है। अर्थात सामंजस्य में एक तारतम्यता होती है। अगला पॉइंट है स्वाभाविकरण के अंतर्गत कार्य की शैली इतनी स्वचालित हो जाती है कि यह अचेतन रूप से भी एक विशेष गति तथा ढंग से संपादित होती है। स्वाभाविकरण का क्या मतलब है? जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल पे हम पैडल मार रहे हैं, तो ये पैडल मारना हमारे स्वभाव में आ गया है। फिर से सुन लो मित्रों, स्वाभाविकरण के अंतर्गत कार्य की शैली इतनी स्वचालित हो जाती है कि यह अचेतन रूप से भी एक विशेष गति तथा ढंग से संपादित हो जाता है। अर्थात हमको पैडल पे देखने की जरूरत नहीं है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो सीधे सामने देखते हैं रोड पे, पैडल पे नहीं देखते। तो ये हमारे स्वभाव में आ गया। अगला पॉइंट है आदत निर्माण।
आदत निर्माण के स्तर पर पहुंचने पर छात्र में जटिल कार्यों को भी स्वाभाविक ढंग से करने की आदत बन जाती है। आदत निर्माण क्रियात्मक उद्देश्य का सबसे उच्च स्तर का चरण है। आदत निर्माण के स्तर पर पहुंचने पर छात्र में जटिल कार्यों को, अर्थात जो वह काम सीख लेता है स्टेप बाय स्टेप, यदि वो कठिन भी काम है तो वो उसके आदत में शुमार हो जाता है और बालक उसको आसानी से करने लगता है। तो छठा पॉइंट देख लेते हैं, आदत निर्माण के स्तर पर पहुंचने पर छात्र में जटिल कार्यों को भी स्वाभाविक ढंग से करने की आदत बन जाती है। तो मित्रों, यह था डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 पक्षों में विभाजित किया था। पहला उद्देश्य था क्रियात्मक उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य था भावात्मक उद्देश्य और तीसरा उद्देश्य था क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य को बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। भावात्मक उद्देश्य को 1964 ईस्वी में क्राथवाल, ब्लूम तथा मासिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर से सुनिए मित्रों, भावात्मक उद्देश्य को 1964 ईस्वी में क्राथवाल, ब्लूम तथा मासिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा क्रियात्मक उद्देश्य को 1969 ईस्वी में सिम्पसन द्वारा प्रस्तुत किया था। तो मित्रों, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो प्रत्येक परीक्षाओं में आता है। बीएड में, पीटीसी में, बीएड में, पीटीसी या डीएलएड में, टीटी में, सीटेट में और सुपर टेट में और विभिन्न राज्यों की प्रतियोगी शिक्षा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आशा है मित्रों आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी या ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण समझ में आया होगा। जय हिंद, धन्यवाद।